हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12th लेवल का वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अप्रोचिव टॉपिक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स एक चैप्टर नहीं, एक दुनिया है जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसका अच्छा रोल है, जैसे जेनेटिक्स, साइकोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटी, और भी आपका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में इसका काफ़ी अच्छा एक एक्सप्लोरेशन है। ठीक है बच्चों, तो आज एक हम नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बात करेंगे बच्चों, तो मैट्रिक्स चैप्टर जो है हमारा, अगर इसकी मैं सिंगुलर की बात करूंगा, सिंगुलर यानी कि ओनली एक मैट्रिक्स की जब स्टडी करता हूं तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जब बच्चों नंबर ऑफ मैनी मैट्रिक्स यानी काफी मैट्रिक्स का कलेक्शन लेकर एक स्टडी एक साथ करते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों? मैट्रिसेस। क्या बनता है बच्चों? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, द स्टडी ऑफ मैनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ मैट्रिसेस। तो समझ में आ गई बच्चों, जब मैं बहुत सारी मैट्रिक्स की एक साथ स्टडी करता हूं तो मैट्रिसेस बोलते हैं उसके। तो मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स वर्ड का प्लूरल मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, एक बात इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले बात करेंगे इसमें, जैसे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, और एक और लिखता हूं, सपोज दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब आप जानते हो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं आपसे अगर पूछूं प्यारे बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो आप कहोगे सर मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे? आपने क्लास 10th लेवल पे एक चैप्टर पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था, जिसमें आपने पहला मेथड देखा था बच्चों, ग्राफिकली मेथड, ग्राफ के थ्रू, जिसमें एक टेबल बनाते थे और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करके उस पर प्लॉट करते थे। और जिस टाइप का वो इंटरसेक्शन, अगर सपोज इंटरसेक्टिंग लाइन आती थी तो वहां पर सॉल्यूशन एक होता था। अगर कोइंसिडेंस लाइन आती थी तो आपका मेनी सॉल्यूशंस होते थे। अब पैरेलल लाइन आता था तो क्या होता था बच्चों? नो सॉल्यूशन जैसी कंडीशन होती थी। तो ये बात समझ में आती है। ये तो बच्चों ग्राफिकली सॉल्यूशन था। उसके बाद आपने देखा बच्चों एल्जेब्रिक मेथड्स भी थे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन मेथड्स के थ्रू भी आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि बच्चे, आपको मैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं तो आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैपेबल हैं। आपके पास मेथड है। इतनी बात सर समझ में आ रही है कि मैं एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दे सकता हूं। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं, सपोज दैट 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 9, मैंने कहा बच्चों अब जरा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप कहोगे सर एक्स और वाई की वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फाइंड आउट करना, बाय द यूजिंग एनी एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली मेथड। तो फिर सर क्या करें, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फिर फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में थॉट आएगा कि सर आप इस तरीके से कह रहे हो कि अगर कोई एल्जेब्रिक मेथड या ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू फिर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो बच्चों यहीं से एक जर्नी स्टार्ट होती है मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स के थ्रू आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, या आपका तीन हो, चार हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर तीन भी गिवन है। पेयर का तो समझ में आता है कि आप मेथड यूज करेंगे और उससे मेथड के थ्रू आप निकाल लेंगे, लेकिन तीन मैंने आपको, ये लीनियर इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल्स में, तो आपने कहा सर इसका तो आपने कहा कि मेथड के थ्रू मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकता, तो यानी फिर इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आप यहाँ पर आप एक नई दुनिया से कनेक्ट हो चुके हैं जिसमें हम कहते हैं स्टडी
किसकी करेंगे? मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में हम ये सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। टू अगर वेरिएबल्स ना हो तो मोर देन टू हो तो जैसे सपोज दैट, अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इस बात को ऐसे थोड़ा लिखना स्टार्ट करता हूं, कैसे? डांस देखते रहना बच्चों, इंपॉर्टेंट वाली बात यहां से स्टार्ट हो रही है। ऐसे इस तरीके से लिख दिया मैंने बच्चों, इस तरीके से। अब आप ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इस वाली बात को इस तरीके से, ऐसे और इस तरीके से और यहां पर ऐसे और इस वाली बात को अब मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, इस टाइप से। इस तरीके से। तो बच्चों अब यहां से आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, ये आसान है। सीखेंगे भी इस मैट्रिसेस की पूरी दुनिया में एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा मींस मैट्रिसेस का सम कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, और भी आपका अदर ऑपरेशंस हैं, वो कैसे यूज करेंगे हम मैट्रिक्स में, वो सीखेंगे। तो ये बात समझ में आती है। सपोज दैट बच्चों, अगर मैं और जैसे सपोज दैट 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 15, और बच्चों ऐसे 3x प्लस 8y प्लस 7z इक्वल्स टू 14, 4x प्लस 7y सॉरी 6z इक्वल्स टू 17, ऐसा गिवन हो। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन तो हैं, बट कितने वेरिएबल हैं? तो आपको 1 2 3 3 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं अब आपसे कहूं कि x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तब आप ना ग्राफिकल मेथड के द्वारा और ना ही एल्जेब्रिकली, जो मैंने मेथड्स बताए, जो एल्जेब्रिक मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उन मेथड्स का यूज करके यहाँ से x और y z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो सर यानी कि उन मेथड्स के थ्रू अगर इसकी x एंड y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा तो x और y z की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं होगी क्या? तो आप सोचोगे इस बारे में बात? नहीं बच्चों, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हटा रहा हूं बच्चों, ध्यान समझना। क्या मैं आपको कहाँ किस टॉपिक की तरफ मूव कराने के लिए बात कर रहा हूं, वो ध्यान रखना। क्या बच्चों एक्स एंड वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो जाएगी? कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैट्रिक्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें लीनियर इक्वेशन को सिंपल और कॉम्पैक्ट वे में कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सीखेंगे बस आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपका इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअल है क्या। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात स्टार्ट हो रही है यहां से। कैसे? ध्यान दो जरा। सपोज दैट बच्चों, मैं ऐसा कहता हूं, पहला स्टेटमेंट, राम हैज राम हैज 10 पेन्स। ठीक है बच्चों, बात समझना, राम हैज 10 पेन्स या 10 पेन। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, इस वाली बात को अगर मैं आपसे कहूँ रिप्रेजेंट क्या करिए टैबुलर फॉर्म में, तो आप बच्चे क्या कर सकते हो?
इस तरीके से टेबल बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10 और इस तरीके से टेबल को मैंने अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है बच्चों, पता क्या? पेन, पेन। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 10 पेन्स जो हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 पेन्स। अब ये पेन किसके हैं? तो आप कहोगे सर राम के। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से मैंने, तो आप अच्छे से इसको रीड करके सुना सकते हो कि ये 10 क्या है? तो आप कहोगे पेन्स किसके हैं? राम के। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। अगर थोड़ा सा चेंज बच्चों ऐसे मैं करूं, सपोज दैट कि राम हैज 50 नोटबुक या पेन कर लीजिए बच्चे, नोटबुक एंड 10 पेन। तो बच्चे बताओ, अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको टेबुलर फॉर्म में पूछता हूं, कैसे? ऐसे। क्या समझ रहे हो बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें चल रही है यहाँ पे। क्या? 50 और 10। अब आप बताओ जरा, बता सकते हो कि 50 क्या है? अगर मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आप कहोगे सर पता नहीं। तो आप जानो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चे NB शॉर्ट में, तो आप कह दोगे सर नोटबुक है। क्या है? नोटबुक। मैंने कहा 10 क्या है? आपने कहा सर ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं, कैसे बताऊं? तो मैंने लिख दिया पेन। क्या? पेन। तो 10 क्या है? पेन है। अब ये मैं कहूँ 50 जो नोटबुक है वो किसके हैं? वो सर पता नहीं, यहाँ पे लिखा तो कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों ऐसे करके, मैंने ऐसे लिख दिया। तो एग्जैक्ट, आप एग्जैक्ट बता सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10 क्या है, तो आप कहोगे पेन। मैं कहूँगा किसके हैं, तो आप कहोगे राम के। समझ में आ रही बात? अब इसी बात को बच्चे, अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे तो कोई बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है। कैसे? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट वाली बात है यहाँ से। कैसे लिख सकता है? ऐसे, 50 एंड 10। ये 50 क्या है? तो आप कहोगे सर नोटबुक, नोटबुक है। और 10 क्या है? तो पेन। अब मैं कहूँगी किसके हैं, तो आप कहोगे राम की। ठीक है। तो देखो बच्चों, इस बात को कहने के दो तरीके हैं, लिखने के दो तरीके हैं। थोड़ा सा और समझते इसको। जैसे सपोज बच्चों, मैं थोड़े से और आपका राम के फ्रेंड्स को और ले लेता हूं तो अच्छे से समझ में और बात आएगी। जैसे राम हैज 50 नोटबुक एंड 10 पेन। ठीक है। दूसरी बात, अब इसके राम के कुछ फ्रेंड ले रहा हूं, जैसे श्याम हैज 10 नोटबुक एंड 10 नोटबुक श्याम हैज 10 नोटबुक एंड 20 पेन। ठीक है। और इसका एक फ्रेंड लिख लेता हूं, जैसे रवि हैज 52 नोटबुक एंड 30 पेन। अब ये जो स्टेटमेंट फॉर्म का डेटा है बच्चे, अब थोड़ा सा ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूं जैसे मैंने ये बताया था। कैसे? ध्यान समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां से आप अच्छे समझ पाओगे। क्या? फिफ्टी एंड 10 20 52 और 30। अब बच्चों ये ऐसे लिख दिया है, तो आपको लगता है थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम होगी। अगर मैं ऐसे कर दूं बच्चों, यहाँ पे
कि दिस इज एन बी एंड दिस इज एन। अब एक बात बताओ बच्चे, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये 50 क्या है, तो आपने कहा नोटबुक, मैंने कहा किसकी है, करो सर पता नहीं, लिखा नहीं है ना इसके आगे। अगर मैं ये बच्चे यहाँ लिख दूं राम, तो आप तुरंत बता दोगे कि एक्चुअल में ये 50 जो नोटबुक है वो किसकी है, राम की। मैं पूछता हूँ ये 10 पेन किसके हैं, आप कहोगे राम के। अब मैंने आपसे पूछा ये जो 20 आपका पेन है किसके हैं, आपने कहा सर पता नहीं, इसके बारे में लिखो तो किसके हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे, ये श्याम के हैं। श्याम, समझ में आ रही है ना बच्चे बात। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, किसका, श्याम। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 52 आपका नोटबुक किसकी, आपने कहा सर पता नहीं ना, यहाँ पे बताओ तो सही, अपने आप पता चल जाएगा। मैंने सपोज आप यहाँ पे ये लिख दिया रवि, रवि। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये 30 पेन किसके हैं, आपको को सीधा रवि के। समझ रहे हो ना बात को। तो ये बच्चे जो एक नई चीज स्टार्ट मतलब हमने यहाँ पे सीखी है कि इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन अभी तक सीखा। अच्छा, इस वाली बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, ध्यान देना कैसे। और सपोज दैट बच्चों इस वाली बात को ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान समझना कैसे। कैसे 50 एंड 10, 10 20, 52 30। मैंने कहा ये 50 क्या है, 10 क्या है, 52 क्या है, आपने कहा सर नोटबुक। क्या, नोटबुक, नोटबुक। मैंने कहा 10 20 30 क्या है, आपने कहा पेन है, क्या है, पेन। बट अगर मैं आपसे पूछूं ये 52 आपका नोटबुक किसकी है, आपने कहा सर पता नहीं। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अभी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। तो अगर मैं बच्चों ऐसे लिख दूं, कैसे, यहां पे राम, श्याम एंड आपका रवि। अब आप बता सकते हो, मैं आपसे पूछूंगा बच्चे ये 30 पेन किसके हैं, आप तुरंत बता दोगे रवि के हैं फटाक से। ये बात समझ आ रही है बच्चों। अब यहां तक अगर बच्चों आपको बात समझ में आ रही है, तो ये आपने जो देखा, ये जो चीजें बनी हुई थी ऐसे ऐसे और ऐसे, ये सारी बच्चों पता क्या था, टैबुलर, टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। क्या है बच्चों, टैबुलर फॉर्म, टैबुलर, टैबुलर फॉर्म है। अब बच्चे टैबुलर फॉर्म से मैं मैट्रिक्स की तरफ कैसे मूव करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, ध्यान देना। सपोज दैट बच्चे इस वाली बात को, ये जो लिखा है ना ये, इसको मैं ऐसे लिख दूं ओनली, कैसे, ऐसे किया मैंने और ऐसे कर दिया। ध्यान से देखते रहना बच्चों, 50 10 10 20 52 एंड 30। अब आप चीज एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस कर रहे होंगे कि यहां मैंने कुछ लिखा था और यहां लिखा था, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या था कि ऊपर, यहाँ पर जब मैंने ये ऊपर वाला कुछ देखा ऐसे, अभी मैं ऊपर क्यों कह रहा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। यहाँ जो कुछ लिखा था उसमें किसी पर्सन्स के, श्याम के या आपका राम के फ्रेंड के नाम थे, और इधर आपका क्या थे कि नोटबुक या पेन, क्या 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 उसके पास था उसके बारे में बात थी। अब आपने बस यही चीजें रिमूव कर दी हैं। अब जब बच्चे ये चीजें रिमूव होती हैं, तो ये जो नई चीज बनके तैयार हुई, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या, मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप प्यारे बच्चों ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि टैबुलर फॉर्म से मैंने स्टार्ट जर्नी की थी, कहां से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। उसके बाद आपने देखा कि कुछ थ्री वेरिएबल्स में
लीनियर इक्वेशंस देखी, 4 वेरिएबल्स में देखी, उसके बाद आपने देखा कि जर्नी हमारी एक स्टेटमेंट फॉर्म से टेबुलर फॉर्म की तरफ गई और टेबुलर फॉर्म से मैट्रिक्स कैसे बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, आपने देखा इस बात को। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां तक की जर्नी आपको समझ में आई है तो आगे अब देखिए क्या है। आई होप बच्चों ये जो मैं मैट्रिक्स का जो एक दुनिया है उसे कैसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको, वो आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जर्नी स्टार्ट होकर एक स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे टेबुलर फॉर्म से मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की बात। अब बच्चों ध्यान देना कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स समझना बात को। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे। सपोज दैट बच्चों इस तरीके से, ऐसे ऐसे इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं अब नोटिस कीजिए आप, ये जो आपका तैयार हुआ है ये पता क्या है हमारा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको कैसे रीड किया जाता है, ये हमारा जो दिख रहा है वो रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। तो ध्यान देना है क्या है, रेक्टेंगुलर एरे, बात समझ में आ रही। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पहली बात आपने सीख ली। दूसरी बात, अब बच्चों सपोज दैट समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, जैसे सपोज दैट ऐसे मैंने बनाया ये, अब ये तो जान गए आप क्या है, तो आप कहोगे सर ये मैट्रिक्स का आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर एरे एरे के अंदर जो कुछ भी अंदर लिखा है, अंदर मतलब यहां पे, चाहे वो जैसे सपोज दैट ऐसे लिखा हो 1 2 3 4, और क्या क्या पॉसिबल आपका चीजें इसके अंदर होती हैं वो समझते हैं। तो इसके अंदर बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस, और भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स, सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। किसके अंदर, इसके अंदर। और जो इसके अंदर लिखा है, कभी कभी बच्चों इसको एलिमेंट भी कहते हैं, और जो इसके अंदर सब कुछ लिखा है उसको एंट्रीज कहते हैं। क्या, एंट्रीज की एंट्रीज हैं ये। अगली बात, अब बच्चों एक बात बताओ जरा ध्यान से, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आपका ऐसे इस तरीके से, ध्यान से समझना बच्चे ये वाली बात, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लिखा है बच्चों ये पता क्या है, तो आप कहोगे सर ये जो हॉरिजॉन्टल चीज लिखी है ऐसे करके, मैं ऐसे दिखाता हूं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है, दीज आर रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या, तो ये पहली वाली आपका रो है, रो, इसको R1 कहते हैं, और ये सेकंड वाली रो है, इसको बच्चों R2 कहते हैं। बात समझ में आ रही, हमारी जो हॉरिजेंटल ऐसे मैंने एरो से शो किया है, हॉरिजेंटल ये सारी क्या है, हॉरिजेंटल्स रोज, क्या है, रोज। नेक्स्ट, अगर प्यारे बच्चों मैं ऐसे पूछूं आपसे इस तरीके से ये, तो आप कहोगे सर ये जो वर्टिकल आपने पूछा है, वर्टिकल, ये सारे क्या है हमारे कॉलम्स, कॉलम्स हैं। कैसे, कॉलम, ये बच्चों आपको कॉलम नंबर 1
और ये कॉलम नंबर 2। बात समझ में आती है बच्चों? एलिमेंट क्या है, हॉरिजेंटल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वर्टिकल लाइन पे लिखा हुआ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको समझ में आती है। अगर ये बात समझ में आती है तो एक बात बताओ, मैं कहूं कि किसी भी आपका मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज बतानी है, एलिमेंट बताने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या करोगे? ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि अच्छा, मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका टोटल नंबर ऑफ रोज है कितनी? टोटल टोटल नंबर ऑफ रोज, तो आप कहोगे सर दो ही तो हैं। कितनी? टू। वन, टू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कॉलम, तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने? दो। कितने? दो। ध्यान समझना, इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात समझ में आएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा ऐसे देखो जरा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप कहोगे 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4। अब ध्यान देना बच्चों, मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी? 2। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। ये बात अगर छोटा है, मतलब सपोज दैट छोटे, ये मैट्रिक्स है, इसमें कम एलिमेंट है, तो आपने गिन के बता दिया। अगर आपको डायरेक्टली कैसे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने हैं, तो ध्यान देना कैसे लिखेंगे, टोटल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट तो पता क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? जो भी मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स का नेम भी होता है, तो ध्यान देना। तो आप कहोगे सर क्या करो, टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई करके देखता हूं जरा, कितना? रोज कितनी? 2। कॉलम कितने? 2। सॉल्व किया, आंसर कितना आया? 4। सर मैंने काउंट जब इंडिविजुअली किया था तब भी आपका एलिमेंट कितने थे? 4। और अब मैंने सॉल्यूशन करके देखा कैसे, तो रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके तब भी मुझे क्या मिला? 4 मिला। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं यहाँ, कि ये जो दिख रहा है आपको, क्या? 2 × 2, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहां पे बच्चों लिखा जाता है 2 × 2, यानी कि ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर का 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रही बात को? ऑर्डर 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 समझ में आया बच्चों क्या होता है? कि सिंपल सी बात है, पहला मैं लिख देता हूं, अगर ऑर्डर को ऐसे समझना चाहते हो, सपोज दैट ये कोई आपका एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, इसमें बच्चों यहां पे m × n, m × n ऐसा कुछ लिखा हो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें m किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज, और n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी मैट्रिक्स, व्हाट इज एलिमेंट्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।